एक युवा व्यक्ति, जिसे हम अब मुख्य पात्र या नायक के रूप में जानेंगे, अपने कमरे में चीजों को व्यवस्थित करते हुए दिखाई दे रहा है। वह यात्रा पर जाने के लिए तैयार होता है। चीजों को सही ढंग से सुनिश्चित करने के बाद वह अपना सामान उठाता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। वह हवाई अड्डे पर पहुंचता है और अपना टिकट और अन्य प्रमाण पत्र चेक करवा लेता है। वह अपने विमान में सवार होने के लिए मार्ग की ओर बढ़ता है। वह मार्ग पर कदम रखता है और एक जादुई बाधा सक्रिय करता है जो उसे तत्काल एक फंतासी दुनिया में ले जाती है। वह खुद को एक दुनिया में पाकर हैरान और डरा हुआ है। जादू जिस दुनिया में सामान्य है, वह अपने फोन से तस्वीरें खींचने के लिए निकालता है। बहुत मजा करने के बाद उसे हकीकत का एहसास होता है और वह बोरियत महसूस करने लगता है। बात करने के लिए कोई नहीं होने पर वह अकेला बैठ जाता है और अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। बस फिर एक बूढ़ा आदमी जो माली के नाम से जाना जाता है पीछे से आता है और हमारे मुख्य किरदार को चुनौती देता है। वह पूछता है कि क्या उसकी सीमा पर जांच की गई थी, लेकिन हमारा मुख्य किरदार बस वहीं खड़ा रह जाता है, उलझन में दिखता हुआ। माली उसका हाथ पकड़कर उसे एक जादुई पत्थर के पास ले जाता है, जहां नागरिक यह पता लगाते हैं कि उनके पास किस तरह का जादू है। हमारा मुख्य किरदार कुछ मजेदार करतब करता है। पत्थर को छूने से पहले पत्थर को छूने पर एक चमकीली सफेद रोशनी कमरे में फैल जाती है और यह सभी को चकित कर देती है। यह सोचकर कि अब वह विशेष है, हमारा मुख्य पात्र डंका पीटता है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वह खाली बर्तन के सिवा कुछ नहीं है। निवासी हमारे मुख्य पात्र को सूचित करते हैं कि कल्पना की दुनिया में विभिन्न आत्माएं हैं। आत्माओं में सुनहरी आत्माएं, सफेद आत्माएं, लकड़ी की आत्माएं शामिल हैं, जल आत्माएं, वायु आत्माएं और अग्नि आत्माएं। किसी व्यक्ति की आत्मा का पता उस रंग से चलता है जो पत्थर को छूने पर प्रतिबिंबित होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे मुख्य किरदार में कोई जादुई क्षमताएं नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने पत्थर को छुआ तो प्रतिबिंबित रंग शुद्ध सफेद था। हालांकि सावधानी से निरीक्षण करने पर यह पता चलता है कि उज्जवल रोशनी में थोड़ा हरा मिश्रित है। यह दर्शाता है कि उसके पास लकड़ी की आत्मा के मामले में कुछ जादुई क्षमताएं हैं। वे उसे आश्वासन देते हैं कि उसका जादू वर्षों में और मजबूत हो सकता है। हमारा मुख्य किरदार रोता हुआ दिखाई देता है जब माली उसके पास आता है। माली उसे प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वह अपनी थोड़ी सी जादूगरी से बगीचे में मदद कर सकता है। वह पेड़ों के मूल ज्ञान का उपयोग करके पौधे और इसी तरह की चीजें उगा सकता है। वह नौकरी स्वीकार कर लेता है और बगीचे में पौधे उगाना शुरू कर देता है। एक दिन जब वह बगीचे में व्यस्त होता है तो उसे जंगल से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। हमारे मुख्य पात्र पास जाते हैं यह जांचने के लिए और वह दो आदमियों को एक सुंदर महिला सिस्टर शाशा के साथ देखते हैं। जल्द ही यह तिकड़ी उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है। उसके साथ खिलवाड़ करने के बाद वे उसे जाने देने का फैसला करते हैं, क्योंकि उसने वादा किया कि उसने कुछ नहीं देखा। घर पहुंचने पर हमारा मुख्य पात्र माली से शिकायत करता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। माली फिर उसे बताता है कि शक्ति प्राप्त करने का एक और तरीका है और वह है एक परियों का सहारा लेना। माली प्रकट करता है कि उसके पास एक परी का बीज है, लेकिन वह उसे उगाने या उसे बनाने में सक्षम नहीं है। काम के बाद वह इसे हमारे मुख्य पात्र को अपनी किस्मत आजमाने के लिए देता है। मुख्य पात्र इसे देखता है और महसूस करता है कि बीज पर एक मोहर है। वह तुरंत मोहर को तोड़ने और बीज को उगाने के काम में जुट जाता है। जो भी तरीके उसे आते हैं, उन्हें आजमाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो वह अपनी खून से मोहर को खोलने की कोशिश करता है। वह बीज पर कुछ खून की बूंद डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह निराशा में अपना सिर झुका लेता है और जब वह नहीं देख रहा होता तब बीज हल्का सा चमकता है। बाद में उस रात मुख्य पात्र जंगल में चल रहा होता है जब वह सिस्टर शाशा और उन दो आदमियों से मिलता है। अचानक सिस्टर शाशा एक पिशाच में बदल जाती है और उन दोनों आदमियों को खत्म कर देती है। मुख्य चरित्र यह देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाशा उसे पकड़ लेती है। वह उसे पौधों के जाल में फंसा लेती है और उसके दिल में भाला मारकर उसे मार देती है। तभी मुख्य चरित्र की जेब में रखे परी के बीज को प्राप्त होता है। शक्ति का एक प्रबल उछाल, मो फेई नामक एक दानवी लड़की बीज से बदल जाती है और मुख्य पात्र और शाशा के बीच खड़ी हो जाती है। मुख्य पात्र कुछ राहत की सांस लेता है कि मो फेई उसे बचाने के लिए है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि मामला उल्टा है। मुख्य पात्र लेटा हुआ है और मरने वाला है। मो फेई उसे अपनी जादू से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। शाशा मो फेई पर हमला करती है, लेकिन मो फेई उसे आसानी से हरा देती है और मुख्य पात्र को ठीक करने के लिए शाशा की जीवन शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेती है। मो फेई शाशा से सब कुछ ले लेती है और उन्हें मुख्य पात्र में स्थानांतरित कर देती है। मुख्य पात्र जाग जाता है और मो फेई के बारे में मजेदार विचार आने लगते हैं। हालांकि मोफी उसे बताती है कि उसने उसे केवल इसलिए बचाया ताकि वह खुद उसे मार सके। मोफी मुख्य पात्र पर हमला करती है और अपनी तलवार से उसके हाथ पर वार करती है। आश्चर्यजनक रूप से कट का असर उस पर नहीं होता, बल्कि मोफी पर होता है। वह उसे फिर से काटती है और वही होता है। वह उसी शरीर के हिस्से पर घायल होती है जहां उसने मुख्य पात्र को काटा था। जब दोनों भ्रम में होते हैं, एक महिला आती है और खुद को शोयू अकादमी की अध्यक्ष के रूप में परिचित कराती है। वह मोफेई से कहती है कि शांत हो जाए और अपने नियोक्ता पर हमला करना बंद कर दे, क्योंकि अगर वह ऐसा करती रहती है तो वह केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि मुख्य पात्र ने ही पौधे से परी को मुक्त किया था, वह स्वचालित रूप से उसका स्वामी बन गया। फिर अध्यक्ष मुख्य पात्र को एक पुस्तक देते हैं जिसका उपयोग वह परी को रखने के लिए कर सकता है। मुख्य पात्र
मुख्य पात्र मोफी को फिर से पौधा बनने का आदेश देता है और वह उसे किताब में बंद कर देता है। पूरी कहानी के बाद मुख्य पात्र और चेयरमैन एक साथ चेयरमैन के स्थान पर जाते हैं। चेयरमैन मुख्य पात्र को बताती है कि किताब परियों के मामले में उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगी। वह यह भी प्रकट करती है कि अभी भी उसके पास 2 और परी पौधे हैं। फिर चेयरमैन मुख्य पात्र को बताती है कि यह किताब शोयू अकादमी की है और वह उसे केवल एक शर्त पर दे सकती है। वह मुख्य पात्र से कहती है कि वह शोयो अकादमी में दाखिला ले और उसका छात्र बने। वह यह भी जोड़ती है कि मुख्य पात्र उसकी मदद करेगा अकादमी में छिपे वैम्पायर का पता लगाने में। मुख्य पात्र तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और अध्यक्ष उसे गाइड बुक देती है, लेकिन 3 और परियों को अपने पास रखती है। मुख्य पात्र घर पहुंचता है और गाइड बुक का अध्ययन शुरू करता है। वह अचानक एक आवाज सुनता है जो उससे बोल रही है। आवाज खुद को पुस्तक में स्थापित समर्थन प्रणाली के रूप में परिचय देती है और यह मुख्य पात्र को उत्साहित कर देता है। समर्थन प्रणाली मुख्य पात्र को सूचित करती है कि परियां जन्म नहीं लेती, बल्कि वे मनुष्यों, जानवरों और पौधों से बनती हैं। फिर समर्थन प्रणाली खुद को अपग्रेड करती है और मुख्य पात्र के सेलफोन में स्थानांतरित कर देती है ताकि उनकी संचार को आसान बनाया जा सके। अगले दिन मुख्य पात्र अकादमी में एक छात्र के रूप में फिर से प्रारंभ करता है। पूरा स्कूल यह देखकर हैरान है कि कोई ऐसा व्यक्ति स्कूल में है जिसके पास बहुत थोड़ा या बिल्कुल जादू नहीं है। एक छात्र जो एक गुंडा है, यह तय करता है कि वह उसे शर्मिंदा करेगा। वह फर्श पर एक क्रिस्टल गिराता है और मुख्य पात्र से उसे उठाने के लिए कहता है। वह ऐसा करता है और क्रिस्टल से एक तेज रोशनी परावर्तित होती है और इससे पता चलता है कि मुख्य पात्र अब 2 गुणों का स्वामी है। मुख्य पात्र के पास वायु और लकड़ी गुण है। मुख्य पात्र को आश्चर्य होता है और वह सहयोग प्रणाली से पूछने का निर्णय करता है कि अब उसके पास 2 गुण क्यों हैं। सहयोग प्रणाली कहती है कि उसने पिशाचों और परियों की शक्ति को अवशोषित किया है और इससे उसका शरीर नए आकार में ढल गया है, जिससे वह अधिक अद्वितीय बन गया है। मुख्य पात्र को विचलित करने के इरादे से धमकाने वाला उसे जादू युद्ध कक्षा के दौरान एक द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। मुख्य पात्र चुनौती को अस्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका शिक्षक जोर देता है कि वे आगे बढ़ें। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला होता है, उन्हें राज्य की एक राजकुमारी के आगमन से बाधित कर दिया जाता है और कहा वह अपने साथी और अपने अंगरक्षक, जिसे लोयू कहा जाता है, के साथ आती है, लेकिन जिसे बस लोरी के रूप में जाना जाता है। राजकुमारी ने भी लड़ाई देखने का फैसला किया। गुंडा मुख्य किरदार पर जादुई हवा फेंकता है, लेकिन वह हमले को सहने में कामयाब होता है। गुंडे के कई हमलों के बाद मुख्य किरदार गिर जाता है और एक उजाड़ दुनिया में जागता है। मुख्य किरदार उस अजीब दुनिया में अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वह एक बेघर छोटी लड़की से मिलता है और उसकी देखभाल करने की कोशिश करता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है, तब छाया से 2 डरावने दिखने वाले पुरुष प्रकट होते हैं और लड़की को ले जाने की कोशिश करते हैं। मुख्य पात्र लड़की के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुरुषों द्वारा रोक दिया जाता है। वे लड़की पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्य पात्र अपने शरीर का उपयोग उनकी सभी हमलों से बचाव के लिए करता है। छोटी लड़की अपनी आंखें खोलती है और मुख्य पात्र को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। तभी मुख्य पात्र जाग जाता है और महसूस करता है कि वह एक सम्मोहन में था। जागने पर मुख्य पात्र समर्थन प्रणाली से पूछता है कि अभी क्या हुआ था। समर्थन प्रणाली कहती है कि मुख्य पात्र परियों की दुनिया में गया था। जो उसने देखा वह मोफेई का एक पुराना सदस्य है, जब वो अभी भी इंसान थी। मुख्य पात्र उदास हो जाता है कि मोफेई को इंसान होने पर ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा। मुख्य पात्र मोफेई के साथ बातचीत करने का निर्णय लेता है, लेकिन स्पष्ट रूप से वह अभी भी उससे नाराज है और उसे अच्छा स्वागत नहीं देती है। कुछ क्षण बाद 2 पिशाच उस अस्पताल के कमरे में प्रवेश करते हैं जहां मुख्य पात्र है। वैम्पायर कमरे की तलाशी लेते हैं कि वहां कोई है या नहीं। वे मुख्य पात्र पर ठोकर खाते हैं और जोड़ी इस पर बहस शुरू करती है कि उसके साथ क्या किया जाए। बस फिर लुआरी आता है और पिशाच उसे राजा के रूप में संबोधित करते हैं। वह उन्हें बुलाता है और वे कमरे से बाहर चले जाते हैं। मुख्य पात्र घर लौटता है और अध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। उसे बताना होगा कि पिशाच कुछ योजना बना रहे हैं। उस रात बाद में मुख्य पात्र तुरंत नूडल्स की प्लेट का आनंद लेने के लिए बैठता है जब वह अपने दरवाजे पर कदमों की आवाज सुनता है। वह दरवाजा जांचता है और जल्दी से घुसपैठिए पर हमला कर देता है, बिना यह पता लगाए कि वह कौन है। वह उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और वह बेहोश हो जाती है। मुख्य किरदार को महसूस होता है कि उसने अभी अभी राजकुमारी एनकाई को बेहोश कर दिया है। वह डर जाता है, लेकिन एनकाई को कमरे में ले जाता है उसकी देखभाल करने के लिए। वह उसे एक कंबल से ढक देता है और उसके बगल में सो जाता है। थोड़ी देर बाद एनकाई जागती है और अपने बगल में मुख्य किरदार को पाती है। वह मुख्य पात्र को कई बार मुक्का मारती है। मुख्य पात्र कहता है कि उसने केवल उसकी देखभाल की और उसके सोने के दौरान कुछ और नहीं हुआ। हालांकि उसे एहसास होता है कि इनकी नाराज है, क्योंकि मुख्य किरदार ने उसे एक असुविधाजनक घर में सुलाया और उस पर एक खुरदरी कंबल डाल दी। अंची शांत हो जाती है और मुख्य पात्र उसे नूडल्स ऑफर करता है। वह नूडल्स का स्वाद लेती है और आनंदित हो जाती है। अचानक वे घर के आसपास हलचल सुनते हैं। मुख्य पात्र को एहसास होता है कि पिशाच उसे पकड़ने आए हैं। वह और इंटुई जल्दी से छिप जाते हैं, लेकिन पिशाच घर तोड़ देते हैं जब तक उन्हें जोड़ी नहीं मिलती।
मुख्य पात्र खुद को एक प्यारे खरगोश द्वारा बचाने की अनुमति देता है और काई भागने के लिए, लेकिन वह पिशाचों द्वारा घेर लिया जाता है। यह देखते हुए कि पिशाच उसे पकड़ने आ रहे हैं, मुख्य चरित्र मो फेई को उसे बचाने के लिए छोड़ देता है। मो फेई उभरता है और पिशाचों को आसानी से हरा देता है। तभी लोरी मो फेई का सामना करने के लिए आता है। समर्थन प्रणाली मुख्य चरित्र को सूचित करती है कि लोरी बहुत शक्तिशाली है और मो फेई उसे हरा नहीं सकेगा। लियू यू और मो फेई के बीच की लड़ाई तीव्र है, लेकिन लियू यू बढ़त ले रही है। मुख्य पात्र मो फेई की मदद करने के तरीके ढूंढने लगता है ताकि लियू यू उसे मार न सके। समर्थन प्रणाली मुख्य पात्र को सूचित करती है कि स्वामी और उसकी परियों के बीच संबंध को मजबूत करने के दो तरीके हैं, लगातार संचार या आत्मा संसार का पुनर्निर्माण। मुख्य पात्र को एहसास होता है कि निरंतर संवाद पहले से ही समीकरण से बाहर है, क्योंकि वह मो फी से प्रतिदिन संवाद नहीं करता है। आखिरकार वह आत्मा की दुनिया में जाने का फैसला करता है और इसे पुनर्निर्मित करता है ताकि मो फेई के पास पर्याप्त ताकत हो। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता क्योंकि वह है। तभी अंची जंगल से प्रकट होती है और कहती है कि उसमें अद्वितीय आत्मिक शक्ति है। वह मुख्य पात्र को आत्मा की दुनिया में उसकी यात्रा में मदद करने की पेशकश करती है। अंची ल्यूएरी को मो फेई से लड़ते हुए देखती है और कहती है कि वह व्यक्ति परिचित लगता है और मुख्य पात्र उसे और जांच पड़ताल से तुरंत बचा लेता है। वह उसे इस सच से बचाने की कोशिश करता है कि उसका बॉडीगार्ड एक पिशाच राजा है और चियान्ये अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बुलाती है और मुख्य पात्र को शक्ति देने लगती है। लोरी इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मो फेई उसे रोकने में सफल हो जाती है। मुख्य पात्र आध्यात्मिक दुनिया में पहुंचता है और मो फेई को उसके अतीत में देखता है। मो फेई एक हत्यारी है और इसमें बहुत अच्छी है। मुख्य चरित्र उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह मो फेई के साथ बातचीत नहीं कर सकता। घर जाते समय मो फेई देखती है कि एक बेघर व्यक्ति अपनी बिल्ली को सहला रहा है। हम उसे अभी के लिए एक बेघर व्यक्ति के रूप में ही जानेंगे, क्योंकि उसकी पहचान छिपी हुई है। बेघर व्यक्ति के पास एक तलवार है जिसे मो फी सराहती है और वह उसे खरीदने की पेशकश करती है, लेकिन बेघर व्यक्ति कहता है कि तलवार बिक्री के लिए नहीं है। मुख्य पात्र को यह भी पता चलता है कि बेघर व्यक्ति दिखने में उसके जैसा ही है। उस रात मो फेई देखती है कि बेघर आदमी बेघर लड़कियों के एक समूह के लिए वायलिन बजा रहा है। वह मो फेई के साथ आंखों का संपर्क बनाता है, लेकिन वह जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर देती है। आगे मो फेई गली में चल रही है जब वह देखती है कि कुछ बदमाश बेघर आदमी और एक बेघर लड़की को परेशान कर रहे हैं। मो फेई हस्तक्षेप करता है और दोनों को बचाता है। आभार व्यक्त करने के लिए बेघर आदमी मो फेई को अपनी तलवार उपहार में देने का निर्णय करता है। मो फेई उपहार स्वीकार करती है और बेघर आदमी से कहती है कि जब भी वह खतरे में हो उसे पुकारे। अवलोकन के साथ मुख्य पात्र को यह ख्याल आने लगता है कि बेघर आदमी का एक छिपा हुआ एजेंडा है। मुख्य पात्र चिंतित हो जाता है कि बेघर आदमी यहाँ कोई खेल खेल रहा है और मो फेई एक पात्र है। फिर से कल्पना की दुनिया में अंची की ताकत खत्म हो रही है और मुख्य पात्र को बहुत जल्द बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। लोरी एक शक्तिशाली हमला करते हैं, लेकिन मो फेई बीच में आ जाती है और तलवार उसकी छाती में धंस जाती है। फिर मो फेई अपने खून का उपयोग करके एक जेल ताला बनाती है ताकि लोरी को रोक सके और मुख्य पात्र को पर्याप्त समय मिल सके। लोरी मोफी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह उसे तब तक ही रोक सकती है जब तक उसका खून खत्म नहीं हो जाता। वह पूछता है कि क्या खुद को बलिदान करना इसके लायक है और मोफी कहती है कि उन्हें पता चल जाएगा। भावना में आत्मा की दुनिया में मुख्य पात्र बेबस नजर आता हुआ घूमता है। वह बेघर आदमी को देखता है और उस पर चिल्लाने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से बेघर आदमी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता। आश्चर्यजनक रूप से वह बेघर व्यक्ति उसे सुन सकता है। बेघर व्यक्ति मुख्य पात्र से कहता है कि उनकी आत्मा एक ही है और इससे वे व्यावहारिक रूप से एक ही व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन मुख्य पात्र कहता है कि वे अलग हैं क्योंकि वह कभी मो फेई को चोट नहीं पहुंचाएगा। बेघर व्यक्ति कहता है यह सब एक खेल है और मो फेई उसके लिए सिर्फ एक पात्र है। इससे मुख्य पात्र नाराज हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। बाद में वह बेघर आदमी मो फेई से मिलने जाता है और उसे कुछ स्वादिष्ट कुकीज देता है। मो फेई इससे हैरान है क्योंकि पहले कोई उससे मिलने नहीं आया, क्योंकि उसे पूर्वी जिला में सब डरते हैं। मुख्य पात्र अधिक चिंतित हो जाता है क्योंकि वह बेघर आदमी सिर्फ मो फेई के करीब पहुंचने और उसकी सतर्कता को कम करने की साजिश कर रहा है। जल्द ही वह बेघर आदमी मो फेई को डेट पर एक प्रकाश स्तंभ पर ले जाता है। वह उसे कहता है कि मिरर लेक के परे एक स्वर्ग है जहाँ कोई समस्या या लड़ाई नहीं है। वह मो फेई से उसे उस सुंदर स्थान पर चलने का अनुरोध करता है ताकि वे एक मजेदार भरी हुई जिंदगी जी सकें। बाद में मो फेई एक हत्या का कार्य कर रही होती है जब वह बेघर आदमी वहां से गुजरता है। मो फेई जल्दी से अपनी तलवार छुपाती है और उस बेघर आदमी से कहती है कि वह घर पर उसका इंतजार करे। मो फेई चिंतित होने लगती है कि अगर उसे उस बेघर आदमी के साथ रहना है तो उसे अपनी हत्यारे की नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। मो फेई घर पहुंचती है और वह बेघर आदमी उसके लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर चुका होता है। मो फेई खुश है और वह बेघर आदमी को अपने हत्यारे होने का रहस्य बताती है। बेघर आदमी कहता है कि उसे हत्या करना पसंद नहीं है, लेकिन वह मो फेई से नफरत भी नहीं करता।
वह कहता है कि मोफे को अपने हत्यारे के जीवन को छोड़कर उसके साथ उस खूबसूरत जगह पर आना चाहिए जिसे वह स्वर्ग कहता है। देख रहा हूँ, लाचार मुख्य पात्र पूरी ताकत से चिल्लाता है ताकि मोफी से संपर्क कर सके और उसे चेतावनी देने की कोशिश कर सके, लेकिन उसकी कोशिश असफल रहती है। इसके बाद हमारे पास एक मोफी को हत्या का कार्य मिलता है। मोफी इस काम को स्वीकार करती है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है अगर वह बेघर आदमी के साथ जाना चाहती है। मोफेई का नियोक्ता कहता है कि लक्ष्य थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मोफेई अपनी क्षमताओं पर विश्वास करती है। वह अग्रिम राशि मांगती है और उसका नियोक्ता उसे अग्रिम भुगतान कर देता है। वह उससे कहती है कि काम पूरा हो जाने पर वह पूरी राशि लेने आएगी। जैसे ही वह जाती है, मोफी का नियोक्ता उसे उस बेघर आदमी के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मोफी उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। फिर मोफी अपने और बेघर आदमी के लिए टिकट खरीदती है ताकि वे जा सकें। बिना घर का आदमी मोफी से कहता है कि अगले 3 दिनों में उसे लाइट हाउस पर मिलें। वह कहता है कि वे लाइट हाउस से प्रस्थान करेंगे। मोफे उत्साहित है और जल्दी से अपने हत्या के काम को पूरा कर लेती है। जब दिन आता है, वह अपनी चीजें समेट लेती है और लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। वह बैठ जाती है बेघर आदमी के आने का इंतजार करते हुए। मुख्य किरदार देखता है जैसे माओ भी समय के साथ अधिक चिंतित होती जाती है। फिर 3 दिन बाद बेघर आदमी नहीं आया है और अब मुख्य पात्र वाकई परेशान है कि मोफे अभी भी यह नहीं समझ पाई है कि बेघर आदमी उसकी परवाह नहीं करता। बस फिर मोफे का नियोक्ता आता है और उसे सूचित करता है कि वह खतरे में है। वह कहता है कि उनका प्रतिद्वंदी पश्चिमी जिला उसे खत्म करने के प्रयास में प्रकाश स्तंभ को घेर लिया है। हमलावर एक प्रक्षेप्य फायर करते हैं जो प्रकाश स्तंभ के शीर्ष को नष्ट कर देता है, लेकिन मोफी का नियोक्ता उसे रास्ते से हटा देता है। सभी चीजें अभी भी चल रही हैं। मोफी को विश्वास है कि बेघर आदमी खतरे में होगा और यही कारण है कि वह नहीं आ सका। मोफी अपने हमलावरों को बुरी तरह से काट डालती है। हमलावर बेघर लड़की को बंधक बनाकर मोफी से सरेंडर करने को कहते हैं। हालांकि वह जल्दी से उन सभी को खत्म कर देती है और लड़की को बचा लेती है। मोफेई लड़की को सांत्वना देने के लिए गले लगाती है, लेकिन उसे जल्दी ही झटका लगता है। बेघर लड़की ने उसे सांत्वना देते समय उसके सीने में एक चाकू घोंप दिया था। मोफेई अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। तभी बेघर आदमी मुस्कुराते हुए आता है। बेघर आदमी और हमलावरों के एक और समूह के साथ आता है। बेघर लड़की कहती है कि बेघर आदमी मोफेई के बारे में सही था। वह कहती है कि उसे खत्म करना काफी आसान था। तब यह खुलासा होता है कि वही बेघर आदमी पश्चिमी जिले गया था। वह उन्हें पूर्वी जिला सौंपने का वादा करता है। वह कहता है केवल मोफेई समस्या बन सकती है, लेकिन एक बार जब वह रास्ते से हट जाए तो बाकी सब आसान है। पश्चिमी जिला उससे पूछता है कि उसे बदले में क्या चाहिए और बेघर आदमी सहजता से कहता है कि उसे एक अच्छी तलवार चाहिए। इस खुलासे के बाद मोफी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह फिर भी बेघर आदमी से सामना करने के लिए उठती है। जैसे ही वह पास आती है, उसे उसके साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं। वह बेघर आदमी के पास पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन डाकू उसे रोक लेते हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और पश्चिमी नेता कहते हैं कि मोफी उसकी है। बेघर आदमी कहता है कि समझौता उसे सौंपने का है, लेकिन नेता कहता है उसने यह नहीं बताया कि वह उसे जीवित चाहता है या मृत। मोफेई का अंत होने वाला है, तभी 3 परियां प्रकट होती हैं और डाकुओं को समाप्त कर देती हैं। मोफेई कुछ ताकत जुटाती है और बेघर आदमी के पीछे जाती है, लेकिन एक परी उसे रोक देती है। मोफेई हमला करती रहती है जब तक कि परी उसकी तलवार को 2 हिस्सों में नहीं तोड़ देती। फिर वह बेघर आदमी मोफी को परी टॉप बनने का विकल्प देता है। वह कहता है कि उसने दुनिया भर की यात्रा की है, योग्य महिलाओं को परियों बनने के लिए इकट्ठा करने के लिए। उसने मोफी को देखा है और उसे योग्य मानता है। हालांकि मोफी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा ताकि अनुबंध को सील किया जा सके। मोफी इस समझौते को स्वीकार करती है और कहती है कि वह हमेशा उस बेघर आदमी को खत्म करने के तरीके खोजेगी। बेघर आदमी परियों के बीच के अंदर की शक्ति को मुक्त करता है और एक जादुई बेल उसमें से उगती है। बेलें मोफी के चारों ओर लिपट जाती हैं और बेघर आदमी कहता है कि अगर वह इस प्रक्रिया से बच जाती है तो वह एक परी बन जाएगी। मुख्य पात्र देखता है जैसे सब कुछ होता है। वह बेघर व्यक्ति को मोफेई के साथ इतनी क्रूरता करने के लिए चुनौती देता है। बेघर व्यक्ति कहता है कि वह सिर्फ अपने गेम पात्रों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। बेघर व्यक्ति कहता है कि वह और मुख्य पात्र एक ही व्यक्ति हैं। बेघर व्यक्ति बस मुख्य पात्र के दुनिया पर शासन करने और अपार शक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। मुख्य पात्र अपने अन्य स्व को फटकार लगाता है और कहता है कि वह कभी भी मोफी को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। उसी समय वह बेघर आदमी गायब हो जाता है। मुख्य पात्र मोफी की मदद के तरीके ढूंढना शुरू करता है। उसे यह विचार आता है कि खुद को मारकर मोफी के लिए पर्याप्त ताकत छोड़ी जा सके। वह टूटे हुए तलवारों में से एक उठाता है और इसे अपने सीने में धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं होती। सहायक प्रणाली उसे चेतावनी देती है कि यदि वह योजना के साथ आगे बढ़ता है तो वह शायद कभी जाग न पाए। जैसे ही आत्मा की दुनिया टूटने लगती है, मुख्य पात्र मोफी को बचाने के लिए बेताब हो जाता है। वह लताओं पर चढ़ता है और मोफी को चूमता है। वह बेल को कसकर पकड़ता है और उस पर अपने खून का कुछ हिस्सा छोड़ देता है। फिर वह कूद जाता है और उस टूटे हुए तेज तलवार पर गिरता है जो ऊपर की ओर है। तलवार उसके सीने को छेद देती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है।
बेल की शक्ति मोफेई में समाने से वह उन चीजों को देखना शुरू करती है जो पहले नहीं देख सकती थी। वह देखती है कि नायक उसे बेघर आदमी के बारे में चेतावनी देने की कितनी कोशिश कर रहा था। फिर वह देखती है कि नायक कूदता है और टूटे हुए तलवार पर गिरता है। वह अपनी सारी ताकत जुटाती है और बेलों से मुक्त हो जाती है और इस तरह परी प्रक्रिया आखिरकार पूरी होती है। मोफेई बेल से मुक्त होकर पूरी तरह से विकसित परी बन जाती है। वह नायक के शरीर के पास जाकर तलवार निकालती है। वह इस पर रोती है कि उसने विश्वास नहीं किया कि वह बेघर आदमी से अलग है। वह उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है और उसकी मासूमियत के लिए भी रोती है। मोफी जोर से रोती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि नायक मरे। वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार जाती हैं। वो फेई उठती है और जाने ही वाली होती है कि नायक जी उठता है और उसका पैर पकड़ लेता है। नायक उससे दिल टूटने के लिए माफी मांगता है। मोफी गुस्सा हो जाती है और नायक को मारती है। वह मानती है कि वह मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन वह जल्दी से चीखता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह फिर से जीवित हो जाएगा। वह मोफी को बताता है कि अंची ही है जिसके कारण वह वहां हो सकता है। अंची अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से नायक को संभाल रही है और वह अब तक बहुत कमजोर होनी चाहिए। सहायक प्रणाली भी नायक की योजना की सफलता देखकर आश्चर्यचकित है। मोफी ने एक बार फिर नायक को धन्यवाद दिया और कहा कि वे इसमें एक साथ हैं। वह पूछती है कि क्या करना है और नायक उसे बताता है कि अब समय आ गया है कि वे कल्पना की दुनिया में लौटें। नायक एक पोर्टल बनाता है और दोनों कल्पना की दुनिया में लौट जाते हैं। वह वापस आता है और पाता है कि अनकाई की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। वह उसे गिरने से रोकता है और धीरे से उसे फर्श पर लिटा देता है। वह यह भी वादा करता है कि अनकाई के जागने पर उसे बहुत सारे इंस्टेंट नूडल्स देगा। लियू हो को हराने के लिए मोफी नायक के साथ मिल जाती है ताकि अधिक शक्तिशाली बन सके। लोरी अपना हमला शुरू करता है, लेकिन नायक आसानी से उसे रोक देता है। वह अपनी शक्ति बढ़ाता है और लोरी को जमीन में गिरा देता है, जिससे वह हार जाता है। विस्फोट से जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और नायक को डर लगता है कि लोरी मर गया है। हालांकि मोफेई उसे बताती है कि लियू कई मरे नहीं हैं, बल्कि बेहोश हैं। उनके संबंध के कारण मोफेई अब नायक के प्रति और अधिक भावनाएं रखती हैं। थोड़ी देर बाद चेयरमैन अपनी वादा निभाने के लिए आती है। वह नायक को उनके सौदे के हिस्से के रूप में अपने पास के शेष 2 परी बीज देती है। वह कहती है कि नायक को परियों को अनलॉक करने का तरीका ढूंढना चाहिए। इससे पहले जाने से पहले चेयरमैन नायक को चेतावनी देते हैं कि जो कुछ उनके बीच हुआ वह किसी से न बताएं, और वह वादा करता है कि वह चुप रहेगा। नायक को कक्षा में सोते हुए देखा जाता है जब शिक्षक पूरी कक्षा को सूचित करते हैं कि 2 नए छात्र उनके साथ शामिल होंगे। अन्य कियानी और मोफेई कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी लड़के पहले से ही डर में हैं। शिक्षक उन्हें एक उपयुक्त सीट खोजने के लिए कहते हैं। मोफेई और एंची वहां जाते हैं जहां नायक सो रहा है और उसके बगल में बैठ जाते हैं। नायक बहुत थका हुआ और कमजोर महसूस करता है क्योंकि पिछली रात उसका मोफेई के साथ मिलन हुआ था। नायक अंततः जागता है और देखता है कि दोनों लड़कियां उसके बगल में बैठी हैं। मोफेई और एंची नायक के बारे में चर्चा करते हैं और कक्षा के लड़कों को एहसास होता है कि यह तिकड़ी एक दूसरे को जानती है। लड़के गुस्सा और जलन महसूस करते हैं कि नायक आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों के साथ होता है। वे उसे स्कूल भर में दौड़ाने लगते हैं, लेकिन वह उनसे छुपकर भागने में सफल हो जाता है। लड़कों से बच निकलने के बाद नायक पुस्तकालय जाने का फैसला करता है। वह उन पौधों के बारे में किताबें प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है जो उसे उसके पास मौजूद 2 परिबीजों को खोलने का तरीका सिखाएंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष उसका स्वागत करता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह उन किताबों को सूचीबद्ध करता है जो वह चाहता है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष उसे बताता है कि वह केवल 2 ही चुन सकता है और पढ़ सकता है क्योंकि उसका स्तर अभी भी कम है। मुख्य पात्र उन 2 उपयुक्त स्क्रॉल को चुनता है जिन्हें वह चाहता है और उनका अध्ययन करने के लिए निकल पड़ता है। घंटों अध्ययन करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिलती तो सहायता प्रणाली खुद को उन्नत करने और स्क्रॉल को अपना हिस्सा बनाने का प्रस्ताव देती है। इसके साथ ही वह स्क्रॉल में हर कोड को समझने में सक्षम होगी। सहायक प्रणाली मुख्य पात्र को बीज फोड़ने के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी समझाती है। वह एक बीज को पानी के साथ झील में और दूसरे को बगीचे में रखता है। अपना जादू करने के बाद वह देखता है कि क्या होगा। अगली बार लोरी को अपने बॉस से माफी मांगते हुए देखा जाता है क्योंकि वह असफल हो गया। जाहिर है लोरी एक और देश का जासूस है और वह काफी समय से अंकी का बॉडीगार्ड बनकर रह रहा था। वह अपने बॉस को बताता है कि उसकी असफलता का मुख्य कारण एक परी का हस्तक्षेप था। उसका बॉस अधिक रुचि लेने लगता है और मानता है कि अब एक परी को पकड़ना अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर बाद झील के अंदर का परी बीज सक्रिय हो जाता है और जीवित हो जाता है। एक परी लोटस फ्रॉस्ट पौधे से निकलती है और कहती है कि उसे नायक से नफरत है। नायक उलझन में पड़ जाता है कि उसने क्या गलत किया। लॉर्ड्स नायक पर हमला करने ही वाली है जब दूसरी बीच से परी यूएशियन प्रकट होती है। दोनों परियां एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और गले लगती हैं। यूएशियन कहती है कि वह और लॉर्ड्स बहनें हैं।
लोटस उलझन में है, लेकिन वह बहाव के साथ चलने का फैसला करती है। वह यह भी जोड़ती है कि वह सब कुछ करने के लिए तैयार है जो मुख्य किरदार चाहता है कि वह करे। यूक्सियन मुख्य किरदार को देखकर खुश है, जबकि दूसरी ओर लोटस बेपरवाह महसूस करती है। फिर नायक लोटस और यू शियान को गाइड बुक में प्रवेश करने का आदेश देता है और वे तुरंत पालन करते हैं। नायक खुश है कि उसने 2 और परियों को उनके बंधन से मुक्त कर दिया है। वह कहता है कि वह दुनिया भर में यात्रा करने और सभी बंद परियों को मुक्त करने के लिए तैयार है, बेघर आदमी के द्वारा। उस रात बाद में अध्यक्ष नायक को अपने कार्यालय में बुलाती है। वह नायक को उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है कि वह खतरे में है और मरने वाला है। नायक का नाम श्यांगशु होता है। अब जब हमें नायक का नाम पता चल गया है, हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। अध्यक्ष श्यांगशु को बताती है कि लियू यू ऑर्फ के साम्राज्य के शूरवीरों का नेतृत्व कर रहा है ताकि उसे मार सके। वे श्यांगशु को मारना चाहते हैं क्योंकि वह परी मास्टर है और उन्हें परियों को हासिल करने से पहले उसे हटाना होगा। चेयरमैन कहती हैं कि वह अकादमी को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई मुसीबत आती है, वह श्यांगशु, चियानचियान और मोफेई से जाने के लिए कहती हैं। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एक आदमी पुस्तकालय अध्यक्ष शीघ्रता से श्यांगशु के पास जाती है और उसे एक क्रिस्टल टर्मिनल देती है। वह कहती है कि श्यांगशु नए स्क्रॉल या जादू मंत्रों को खोजने पर क्रिस्टल का उपयोग कर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। श्यांगशु उनका धन्यवाद करता है और सभी को और अकादमी को अलविदा कहता है। अकादमी वापस जाने के लिए श्यांगशु क्रिस्टल टर्मिनल का उपयोग करके अपने दुनिया के लिए एक पोर्टल खोलता है। समर्थन प्रणाली को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए जियांगचुई समर्थन प्रणाली से क्रिस्टल को ग्रहण करने और अपनी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए कहता है। जब समूह यात्रा करता है तो वे जल्द ही वुडी झील नामक प्रसिद्ध झील पाते हैं। झील जियांगजियो और एंटेई झील की ओर दौड़ते हैं और पानी में कूदने ही वाले होते हैं जब एक आग का ड्रैगन आता है और उन्हें रोक देता है। ड्रैगन मांग करता है कि श्यांगशु परियों को उसे सौंप दे। वह अपना परिचय जियोजोस के रूप में देता है और दावा करता है कि वह ड्रैगन शाही परिवार का है। वह हमला करता है, लेकिन श्यांगशु उसे नाकाम कर देता है। ड्रैगन बार बार गर्व करता है कि वह श्यांगशु को मार सकता है, लेकिन डर जाता है जब वह सुनता है कि श्यांगशु ने एक स्तर 8 के नाइट को हराया। ड्रैगन चिल्लाकर कहता है कि वह सिर्फ एक स्तर 3 का ड्रैगन है। जियांगशु ड्रैगन को चुनौती देने का फैसला करता है। वह स्वीकार करता है। परियां मदद की पेशकश करती हैं, लेकिन जियांगशु मना कर देता है। जियांगशु और ड्रैगन द्वंद्व में शामिल होते हैं, लेकिन जियांगशु को बढ़त मिलती है जब वह ड्रैगन को पकड़ता है और उसे झील में खींचने की कोशिश करता है। क्योंकि वह एक आग वाला ड्रैगन है, जॉर्जियस जल्दी से हार मान लेता है ताकि झील में खींचने से बच सके। ड्रैगन अपनी इज्जत दिखाता है और जियांगशु को एक बांसुरी देता है। वह जियांगशु से कहता है कि अगर वह कभी खतरे में हो तो बांसुरी बजाए और वह उसकी मदद करने के लिए आएगा। इसके तुरंत बाद समूह वुडी लेक होटल पहुंचता है। अपने कमरे सुरक्षित करने के बाद समूह खाने के लिए बाहर जाता है। आंची होटल के एक सेवक से कहानी सुनाने के लिए कहती है और सेवक मान जाता है। वह एक कहानी बताता है कि कई साल पहले इस झील को ड्राई लीफ लेक कहा जाता था। वह समझाता है कि कमल के पत्तों ने पूरी झील को भर दिया था, लेकिन एक रात अचानक सभी पत्ते मुरझा गए। फिर झील का नाम बदलकर वुडी लेक कर दिया गया। श्यांगशु ये पूछने ही वाले थे कि क्या हुआ, तभी लॉर्ड्स फ्रॉस्ट गुस्से में वहां से चली जाती हैं और क्यों भी सो जाती हैं और उन्हें उनके कमरे में ले जाया जाता है। जियांगशुई लॉर्ड्स के पीछे जाते हैं ताकि उनसे पूछ सकें कि क्या गलत है। लॉर्ड्स कहती हैं कि वह जियांगशुई से नफरत करती हैं और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने का मन करता है। जियांगशुई उसे ऐसा न करने के लिए चेतावनी देते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। वह जियांगशुई पर हमला करती है, लेकिन यह उल्टा पड़ जाता है। जियांगशुई उसे सूचित करता है कि वह उसके गुरु को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी 3 भाड़े के सैनिक आते हैं और कहते हैं कि वे परियों के लिए आए हैं। जियांगशुई तुरंत मोफेई और यूजियान को समर्थन के लिए बुलाता है। अपनी परियों की ताकत बचाने के लिए जियांगशुई ड्रैगन को मदद के लिए बुलाने का निर्णय लेता है। वह फूंकता है, वह बांसुरी फूंकता है और जॉर्जियो दिखता है। वह ड्रैगन को आदेश देता है कि वह 3 भाड़े के सैनिकों को मार डाले। स्थिति को और खराब करते हुए ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का ही साथ देने का फैसला करता है। वह भाड़े के सैनिकों से कहता है कि जियांगशुई के पराजित होने के बाद उसे एक परी दे दें। भाड़े के सैनिक हमला करते हैं और परियां मुकाबला करती हैं। ड्रैगन जियांगशुई के पीछे जाता है और वह आश्चर्यचकित है कि ड्रैगन उनकी पिछली मुठभेड़ का पुनर्मुकाबला चाहता है। जियांगशुई फिर से ड्रैगन को झील में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यह काम नहीं करता। तभी एक आवाज सुनाई देती है। फिर झील के अंदर से एक तेज रोशनी आती है और जियांगशुई को एहसास होता है कि अंदर एक मुहर है। मोफी उसकी मदद करने के लिए झील में प्रवेश करता है। कमल और यूएक्सियन का ध्यान भटक जाता है और भाड़े के सैनिक उन पर विनाशकारी हमला करने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि ये जोड़ी फिर से संभल जाती है और मोफी भी तब लौटती है जब वह झील के अंदर शियानशुए को नहीं ढूंढ पाती। तीनों परियां 3 भाड़े के सैनिकों के खिलाफ जाने की तैयारी करती हैं। इस बीच लियू यू को ची के कमरे के अंदर देखा जा सकता है। वह कड़वे आंसुओं से रोता है क्योंकि वह जो करने वाला है उसके कारण। लुअरी अपनी तलवार उठाता है और राजकुमारी को काटने की तैयारी करता है। श्यांगशु जागता है और खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। वह अभी भी अपने आसपास के माहौल को समझने का प्रयास कर रहा है जब वह बेघर आदमी को देखता है जो स्वयं उसका दूसरा रूप है, दूरी में खड़ा हुआ। बेघर आदमी श्यांगशु से कहता है कि एक नया खेल शुरू हो गया है। बस फिर
एक लड़की जो कमल जैसी दिखती है जंगल से बाहर आती है। वह शियांगशु के पास आती है और उसकी चोटों का इलाज करती है। जब लड़की जाने की तैयारी करती है तो जियांशु उससे उसका नाम पूछता है और वह कहती है लैन। उसके जाने के बाद बेघर व्यक्ति जियांशु से कहता है कि वह स्मृति दुनिया में है। बेघर व्यक्ति कहता है कि जियांशु को लियान का अनुसरण करना चाहिए अगर वह उसके बारे में सच्चाई जानना चाहता है। जियांशु मना कर देता है और कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं करता। बेघर आदमी जोड़ता है कि यदि जियांशु सत्य का पता नहीं लगाता है तो वह घर वापस नहीं जा पाएगा और अपने परियों को नहीं बचा पाएगा। जब वह देखता है कि जियांशु कितना जिद्दी है तो वह घर बेघर आदमी खुद यह काम करने का फैसला करता है। वह एक जादुई मंत्र का उपयोग करके शियांगशुई को सभी के लिए अदृश्य बना देता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा की दुनिया में हुआ था। बेघर आदमी कुछ आसपास महसूस करता है। वह अपने पीछे के पेड़ पर मुक्का मारता है और जॉर्जियस उससे गिर जाता है। हैरानी की बात है कि जॉर्जियस एक छोटे से बच्चे ड्रैगन में बदल दिया गया है। वह ड्रैगन को आदेश देता है कि वह उसके लिए काम करे, वरना वह सुनिश्चित कर देगा कि वह घर वापस नहीं जा सके। डर की वजह से जॉर्जियस प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। बेघर आदमी फिर लियान के पास जाने के लिए स्वयं को ज्यानक्सुए के रूप में बदल लेता है। ड्रैगन जल्द ही लियान की एक रिपोर्ट लेकर लौटता है। वह कहता है कि लियोन एक छोटे से गांव में कमल की पत्तियां तोड़ने का काम करता है। वह जोड़ता है कि लियोन की बहन बीमार है और वह उसके लिए एक नुस्खा ढूंढने की कोशिश कर रही है। बेघर आदमी लियान का पीछा करने का फैसला करता है। वह लियान से मिलता है और दोनों करीब आने लगते हैं। बेघर आदमी लियान के साथ एक राक्षस की गुफा में एक विशेष जड़ी बूटी खोजने के लिए जाता है। ड्रैगन, जो गुप्त रूप से बेघर आदमी से नफरत करता है, उस राक्षस पर एक जादू कर देता है और उसे लियान और बेघर आदमी पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। राक्षस दोनों का पीछा करके उन्हें गुफा से बाहर खदेड़ देता है। लायन ने राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गया। फिर वह आदमी राक्षस के पीछे जाता है और उसे आसानी से हरा देता है। यह देखकर कि वह आदमी कितना मजबूत है, जॉर्जियस उसके पास जाकर माफी मांगता है कि उसे मारने की कोशिश की थी। बेघर आदमी उसके माफीनामे को स्वीकार करने का नाटक करता है, लेकिन उसे दूर धकेल देता है। थोड़ी देर बाद लियान जाग जाती है और बेघर आदमी उसे वह जड़ी बूटी देता है जिसे वह गुफा के अंदर ढूंढ रही थी। वह उसे यह भी बताता है कि उसने राक्षस को हरा दिया है। लायन बेघर व्यक्ति के साथ सहज हो जाती है और वह उसे बताती है कि उसकी बहन बीमार है। बेघर व्यक्ति उसे बताता है कि एक तरीका है जिससे वह अपनी बहन को ठीक कर सकती है। लायन अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने का वादा करती है। बेघर व्यक्ति कहता है कि इलाज को 3 अवतारों की पवित्रता कहा जाता है। लायन बेघर व्यक्ति को अपने घर ले जाने का निर्णय लेती है ताकि वह उसकी बहन को देख सके। इस बीच जियांगशुई उनके पीछे लगी होती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि बेघर व्यक्ति लियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। घर पहुंचने पर लियन अपनी बहन को बुलाता है और दरवाजा खोलता है। जियांगशुई यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि लियन की बहन बिल्कुल लियन जैसी दिखती है। लियन और बेघर व्यक्ति को झील के किनारे एक साथ चलते देखा जाता है। बेघर आदमी लियन से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे चाहता है। लियन बेघर आदमी की बातें और नहीं सुनना चाहती और जल्दी से चली जाती है। यह भी खुलासा होता है कि लियान का उपनाम लॉर्ड स्क्रेन है, जबकि उसकी बहन का लॉर्ड फ्रॉस्ट। लियान अपनी बहन की जरूरतों की देखभाल करने पहुंचती है। लियन अपनी बहन से कहती है कि वह दवाई आजमा रही है जो बेघर ने उन्हें दी थी। वह कहती है कि इसके साइड इफेक्ट्स का जोखिम है और वह दवाई को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। लोटस फ्रॉस्ट पूछती है कि क्या उसकी बहन बेघर व्यक्ति पर भरोसा कर सकती है और वह कहती है कि उन्हें बस कोशिश करनी होगी। लोटस फ्रॉस्ट लियन को उसकी जिंदगी जीने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन लियन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकती और उसे कष्ट में नहीं छोड़ सकती। थोड़ी देर बाद लोटस फ्रॉस्ट अपने बीमार बिस्तर से उठती है और झील की ओर संघर्ष करती है। वह झील के पास आराम कर रहे बेघर आदमी को पाती है। वह देखती है कि बेघर आदमी कितना सुंदर है और कहती है कि वह एक अजीब आदमी है। वह यह तय करने का इरादा करती है कि बेघर आदमी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तभी फिर बेघर आदमी अपनी नींद से जागता है। दोनों नाव में झील पर सवारी करने के लिए प्रवेश करते हैं। लॉर्ड्स उनके युवा होने पर क्या हुआ था इसके बारे में बात करती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, लॉर्ड्स फ्रॉस्ट को जल्द ही एहसास होता है कि वह एक सपने में है। वह जागती है और गुस्सा हो जाती है। उसे लगा था कि वह खुद से झील तक चली गई थी। लियान उसे सहलाती है और आश्वस्त करती है कि सब ठीक हो जाएगा। यह खुलासा होता है कि लियान जब छोटे थे तो झील में गिर गई थी और लॉर्ड्स फ्रॉस्ट को उसे बचाने के लिए अंदर कूदना पड़ा। लॉर्ड्स फ्रॉस्ट के लिए ठंड बहुत ज्यादा थी और तभी से उसकी बीमारी शुरू हो गई। अगले दिन लियान बिना घर वाले आदमी से मिलने जाती है। वह लियान से कहता है कि लॉर्ड्स फ्रॉस्ट के इलाज के लिए पर्चे में एक नया विकास हुआ है। वह कहता है कि उसने पर्चे के लिए अंतिम पूरक खोज लिया है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। लियोन उत्सुकता से पर्चे के लिए पूछती है, लेकिन बेघर व्यक्ति उसे शांत रहने के लिए कहता है। बहुत दबाव के बाद बेघर व्यक्ति बताता है कि अंतिम सामग्री खून है। वह जोड़ता है कि खून की आवश्यक मात्रा जीवन के लिए खतरनाक है। यह भी जरूरी है कि यह आप्तजन से आए। बेघर व्यक्ति समझाता है कि लोटस फ्रॉस्ट खून की बीमारी से पीड़ित है, इसलिए रिश्तेदार के खून की जरूरत है। बेघर व्यक्ति कहता है कि लियान को अपनी बहन को यह बताने का कोई तरीका खोजना होगा। उस रात घर पहुंचने पर लियान अपनी बहन से झूठ बोलती है कि अभी तक इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि वह अपनी बहन से आग्रह करती है कि वह विश्वास न खोए,
घर वापस आकर लॉरी कै पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सुरक्षा मंत्र इसे नाकाम कर देता है और कै जागकर उसे अपने पास पाती है। वह उत्साहित हो जाती है और जल्दी से उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वह अभी तक लॉरी के विश्वासघात से अनजान है। जोड़ी बाहर हो रही हलचल सुनती है और जांचने के लिए दौड़ती है। अंशी देखती है कि भाड़े के लड़ाके उसके दोस्तों से लड़ रहे हैं और लोरी से उन्हें मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लोरी परियों पर हमला कर देती है। अंशी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह खुद को यह आश्वासन देती रहती है कि लोरी उसकी दोस्त है। लियान को बेघर व्यक्ति से मिलते हुए देखा जाता है। लायन बेघर आदमी से शिकायत करती है कि वह अपनी बहन की देखभाल करते करते थक गई है। वह अपनी खुद की जिंदगी जीने की इच्छा रखती है। वह कहती है कि जो कुछ भी उसका है ये खुल रहा है और जो कुछ हुआ है वह उसकी गलती है, लेकिन वह पहले से ही थकी हुई है। उसे पता नहीं है कि लॉर्ड फ्रॉस्ट ने उसका पीछा किया और उसने बेघर व्यक्ति के साथ की गई सारी चर्चा सुनी है। जियांग शू दुखी होकर देखता है, जबकि लॉर्ड फ्रॉस्ट अपनी आंखें रोती है। वह उस रात लियान अपनी बहन की देखभाल करती है। फिर वह उसे बताती है कि बेघर आदमी ने उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया है। लियोन कहती हैं कि वह बहुत खुश हैं और लॉर्ड्स फ्रॉस्ट कहती हैं कि वह खुश रहने की हकदार हैं। लियोन रसोई में लॉर्ड्स का पसंदीदा व्यंजन तैयार करने जाती है। तभी फिर लॉर्ड्स अपने बिस्तर के नीचे से एक चाकू निकालती है और लियोन के पास चलती है। वह चाकू पकड़ती है और उसे घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। लियोन पलटकर उसे कहती है कि वो ऐसा कर दे। लॉर्ड्स हिचकिचाती है, लेकिन लियोन उसका हाथ पकड़कर चाकू अपने अंदर छुपा देती है। टाइने तुरंत अपनी बहन से कहती है कि उसे झील पर ले जाए, जहां वह बेघर आदमी को देख सकेगी। आंसू भरी अंत में लोटस अपनी बहन को झील पर ले जाती है। झील पर बेघर आदमी बताता है कि लियान ने जानबूझकर अपनी बहन के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसे पता था कि उसकी बहन आसपास है और उसने जानबूझकर वे चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे ताकि लॉर्डस फ्रॉस्ट उसे नफरत करे। लाया जानती थी कि लॉर्डस अपनी बहन को उसके कारण खुद को बलिदान करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। कमल टूटे दिल के साथ अपनी बहन को झील के अंदर ले जाती है। तभी वह बेघर व्यक्ति कहता है कि यदि कमल एक परी बनने के लिए सहमत हो जाती है तो उसे एक जुड़वा के रूप में जीवित किया जा सकता है। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका जीवन पहले जैसा हो जाएगा। कमल जल्दी से इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है और परी का बीज उसके और उसकी बहन के चारों ओर लिपट जाता है। हालांकि विकास विफल हो गया और केवल लॉर्ड्स फ्रॉस्ट ही एक परी बनी। लियान वास्तव में एक जमी हुई लॉर्ड्स ड्यू निकला। इसने लॉर्ड्स फ्रॉस्ट को अपनी कुछ यादें मिटा देने के लिए मजबूर कर दिया और यही कारण है कि उसके पास अपनी यादों के कुछ अंश रह गए हैं। इसे देखकर शियांग कयू नाराज हो जाता है और बेघर व्यक्ति को उसके निजी खेल के कारण लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए डांटता है। वह कहते हैं कि वे जो गुस्सा और दुख महसूस कर रहे हैं वह सब उस बेघर आदमी की वजह से है। जियांगशु कोशिश करते हैं उसका मुकाबला करने की, लेकिन वह उसके लिए बहुत शक्तिशाली है और आसानी से उसके हमलों को टाल देता है। बेघर आदमी कहता है कि अंत नहीं बदला जा सकता और जियांगशुई को बस हार मान लेनी चाहिए। बेघर आदमी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा सकेगा जो घर लौटकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जियांगशु उससे असहमत होते हैं और कहते हैं कि वे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जियांगशु जागे और उन्होंने आसपास भिखारी को नहीं देखा। उन्हें लगता है कि वह चला गया है, लेकिन वह फिर से प्रकट होता है। बेघर व्यक्ति जियांगशुई से कहता है कि अब वह उसे खेल खेलने का एक मौका देगा जिस तरह से वह चाहता है। उसे अपनी रणनीति का उपयोग करना चाहिए और खेल के परिणाम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार जियांगशुई सभी को दिखाई देगा और लोगों के साथ बातचीत कर सकेगा। उसी समय सब कुछ पिछले एपिसोड की तरह शुरू हो गया। लयिंग झील के पास आती है और जियांगशु को पाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे हर जगह साथ जाते हैं और सब कुछ साथ में करते हैं। बात करते हुए शियांग हुई लियन को बताता है कि वह एक नुस्खे के बारे में जानता है जो उसकी बहन को ठीक कर सकता है। वह कहता है कि इसे 10 सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया गया है। हालांकि लियन कहती है कि वह इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उन्होंने हर संभव तरीका आजमा लिया है। जियांगशुई तुरंत लियन के घर दौड़ती है ताकि लोटस को बता सके कि उसकी बहन उसके लिए खुद को बलिदान करने की योजना बना रही है। लोटस जियांगशुई को बताती है कि वह जानती है, लेकिन वह इसे नहीं होने देगी। लोटस उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह लियन को राजी करेगी कि वह जियांगशुई को डिनर पर आमंत्रित करे। बाद में लियन जियांगशुई से उनके घर रात्रि भोज के लिए आने को कहती है और वह स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जियांगशुई को बहनों के साथ उनके घर पर देखा जाता है। तीनों एक व्यंजन का आनंद लेने बैठते हैं जो लोटस ने तैयार किया है। कुछ मिनट बाद जैसे ही वे खाते हैं, जियांगशुई और लियन गिर जाते हैं। एक जोड़ी लगता है कि लोटस ने उनके खाने में नींद वाली दवा मिला दी है। फिर वह स्वीकार करती है कि लियन बीमार है और वह उसे फिर से ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर जियांग चौंक जाते हैं क्योंकि अब सब कुछ एक अलग वास्तविकता में बदल गया है। जियांगशु जागता है और देखता है कि बहनें गायब हैं। वह झील की ओर दौड़ता है लेकिन महसूस करता है कि वह देर कर चुका है। वह फिर बेघर आदमी से एक और मौका मांगता है। बेघर आदमी सहमत होता है और कहता है कि यह अंत परिणाम को बदलने का उसका आखिरी मौका है, नहीं तो वह स्मृति की दुनिया में फंसा रह जाएगा। सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है और जियांगशी लियान को खुद को बलिदान करने से रोकने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है।
वह दिन आता है जब कमल अपनी बहन को छुरा घोंपने वाली होती है। जब वह ऐसा करने वाली होती है, शियांग शुई अंदर आता है और दोनों को समझाता है कि वे खुशहाल जीवन जी सकते हैं, भले ही उनमें से एक बीमार हो। वह उन्हें अपनी आखिरी मौका बर्बाद न करने के लिए मनाता है और बहनें अंत में समझ जाती हैं कि वह सही कह रहा है। बेघर आदमी शियांग शुई की इस स्थिति को संभालने के तरीके से खुश होता है, लेकिन उसे बताता है कि कुछ नहीं बदला है। वह कहता है कि यह संसार एक स्मृति संसार है और चाहे जियान शुई कुछ भी कर ले, वह अतीत को नहीं बदल सकता। जियान शुई घुटनों पर बैठ जाता है, यह कहते हुए रोता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। तभी लियान आती है और कहती है कि वह उसे बचाने की उसकी सभी कोशिशों की सराहना करती है। वह उसे चूमती है और धन्यवाद देती है। उसके बाद वह एक पोर्टल बनाती है जो जियान शुई और ड्रैगन की मदद करता है और ड्रैगन सामान्य दुनिया में लौट जाता है। वापस जाते समय ड्रैगन जियानेक्सिया की सेवा करने का वादा करता है। इस हलचल के दौरान जियानेक्सिया ड्रैगन की पीठ पर आता है। वह यिनकाई को लॉरी के पास से उठाकर परियों के पास ले जाता है। भाड़े के सैनिक हमला करते हैं और मो फेई जवाबी कार्रवाई करता है। उसी समय लॉर्ड्स फ्रॉस्ट जियानशु को गले लगाती है और उसमें विलीन हो जाती है। जियानशु एक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाता है और कहता है कि यह एहसास मोफी से अलग है। लुओरी उस पर हमला करता है, लेकिन जियानशु बहुत शक्तिशाली साबित होता है। जियानशु भाड़े के सैनिकों को जमा देना शुरू कर देता है। लुओरी अपने सभी शक्ति को इकट्ठा करता है जियानशुए का सामना करने के लिए। जियानशुए फिर मो फेई को विलय में शामिल करता है। दो परियों के मिलाने के साथ जियानशुए अजेय रहता है। वह आसानी से लुओरी को हरा देता है और उसके साथ खिलवाड़ करने लगता है। लुओरी जिद्दी है और सियांगशु के पीछे पड़ा रहता है। सियांगशु गुस्सा हो जाता है और लुओरी को एक बड़े जादुई प्रहार से समाप्त करने ही वाला होता है, लेकिन क्यू मई बीच में आ जाती है। वह सियांगशु से लड़ाई रोकने की विनती करती है। वह रोते हुए कहती है कि अगर यह जारी रहा तो कोई मर जाएगा। सियांगशु क्यू मई की बात सुनता है और खुद को परियों से अलग कर लेता है। अंची लॉरी का सामना करती है और उसे भी डांटती है। वह कहती है कि लॉरी सियांगशु को हरा नहीं सकता। वह उससे लड़ाई बंद करने के लिए कहती है और उसे गले लगाती है। लॉरी उदास हो जाता है और जाने लगता है। और के पूछती है कि क्या वह उसे फिर देखेगी और वह कहता है हाँ। तभी झील में तेज रोशनी दिखाई देने लगती है। लोटस समूह से कहती है कि उसकी बहन की आत्मा झील में दफन है और उसने अपने जीवन भर झील की रक्षा करने का निर्णय लिया है। और की बहुत दुखी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि लोटस भी जा रही है। वह विलाप करती है कि लोरी चला गया है और अब लोटस भी उन्हें छोड़ने वाली है। कमल कहती है कि वे किसी दिन मिलेंगे। वह मोफेई की ओर मुंह करती है और कहती है कि अब उसके पास ईर्ष्या करने के लिए कुछ नहीं है। मोफेई अपने शियांशुए के लिए भावनाओं को नकारने की कोशिश करती है, लेकिन कमल को पता है। लोटस मोफेई से जियानशुए का ख्याल रखने के लिए कहती है और वह झील में गायब हो जाती है। युएशन कहती है कि वह हमेशा जियानशुए के साथ रहेगी और तुरंत गाइडबुक में कूद जाती है, जो अब जियानशुए के मोबाइल फोन के अंदर स्थित है। मोफेई भी शियांशुए के साथ रहने का फैसला करती है और वह किताब में कूद जाती है। शियांशुए और एंची ड्रैगन पर चढ़कर दूर जाने लगते हैं। यात्रा के दौरान एंची खुलासा करती है कि लॉर्ड्स ने उसे जाने से पहले एक परियों का बीज दिया था। शियांशुए डर के मारे चिल्लाती है जब ड्रैगन दूर उड़ जाता है।